इससे पहले तो हम देखते हैं कि सॉल्व करना मतलब क्या है। सॉल्व करना मतलब आपको एट द एंड फाइंड आउट करना होता है वाई। इस इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब आपको फाइंड आउट करना होता है वाई। वाई मतलब एक अननोन फंक्शन होता है। इस इक्वेशन में जो अननोन फंक्शन है वाई, उसे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेकिन उन्होंने दिया क्या, उसका डेरिवेटिव दिया। तो जब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का दिया है तो उससे आपको ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको करना होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है, आपका जो वाई फंक्शन है ये यहाँ पे बीच में रहेगा, ये वाई फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय डी एक्स। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एक्स अगर डेरिवेटिव निकाल रहे तो, और इसका इंटीग्रेशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ओके, मेन फंक्शन आपका वाई, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आता है dy बाय डी एक्स, और उसका इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो अगर आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये टर्म आपके पास अगर दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, तो इससे अगर आपको वाई फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा उसका डिफरेंशिएट। मतलब इस फंक्शन से अगर वाई आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो रहता है, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के साथ में आता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा टर्म आता है डेरिवेटिव और उसके बाद इंटीग्रेशन, तो ये दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। या फिर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आता है, दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये जो नीचे हुआ है, लिखा हुआ है मैंने, ये आपका ऑलरेडी इंटीग्रेशन दिया है। तो अगर इंटीग्रेशन से आपको वाई निकालना है तो इंटीग्रेशन का साइन निकालना पड़ेगा। मतलब इंटीग्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे डी बाई डी एक्स, तो ये ऑटोमेटिकली डी वाई बाई डी एक्स एंड ये इंटीग्रेशन कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब डेरिवेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इससे अगर आपको वाई निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेशन कैंसिल होके आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। ओके, तो जब भी इंटीग्रेशन दिया तो डेरिवेटिव करना, और डेरिवेटिव दिया तो इंटीग्रेशन करना, इसलिए जब हमें मेन फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। तो अभी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चालू, मतलब हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, डेरिवेटिव दिया रहेगा। देखो आपको दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स। तो अभी इससे अगर आपको y कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जैसे कि देखो, इस फंक्शन में हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे होगा ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे कि अभी मैंने बोला कि यहाँ पे जब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन साथ में आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन अगर कैंसिल होगा तो डेरिवेटिव मतलब सिर्फ डी बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास बचेगा क्या, ये वाई बचेगा आपके पास। तो वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन। तो ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो ई रेज़ टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज़ टू एक्स ही आता है। ई रेज़ टू एक्स प्लस एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, उसमें से जो y है अननोन, उसे y को फाइंड आउट करना होता है। सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जब रीड करोगे तो रीड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स, मतलब y का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ई रेज़ टू एक्स आना चाहिए। तो इस y का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ई रेज़ टू एक्स मिलेगा, क्योंकि ई रेज़ टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू एक्स एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो अगेन इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको ये ई रेज़ टू एक्स मिलेगा। ऐसे आपका फर्स्ट मेथड है कोई भी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो फर्स्ट मेथड है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ओके, तो ये जो मेथड है सबसे इजी मेथड है और फर्स्ट मेथड है। तो इसमें क्या करना होता है आपको, जो वेरिएबल होते हैं, एक सेकेंड है,
हम्म, इसमें क्या करना होता है आपको कि जो वेरिएबल होते हैं उसे आपको सेपरेट करना है। सेपरेट करना मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही वेरिएबल होंगे, एक y और एक x होगा। तो इन दोनों को ऐसे सेपरेट करना है कि जहाँ पे dy बाई डी एक्स रहेगा, देखो कितने वेरिएबल होंगे, वाई एक्स एंड डिफरेंशियल हो गया dy एंड dx। ये चारों टर्म में आपका पूरा इक्वेशन खत्म होता है, dy बाई डी एक्स एंड y एंड x के टर्म में। तो आपको करना क्या है कि इन दोनों को सेपरेट करना है, मतलब एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में dy को लेके जाना है और राइट हैंड साइड में dx को लेके जाना है, बराबर। और जिस साइड में dy रहेगा उस साइड में y के टर्म्स जाएंगे, और जिस साइड में dx रहेगा उस साइड में x के टर्म्स जाएंगे, बराबर। ये आपको क्या करना है, सेपरेट करना है। और एक बार आप सेपरेट करोगे तो उसके बाद आपको इंटीग्रेशन लेके y निकालना है, क्योंकि आपका एट द एंड टारगेट क्या रहेगा, जब y निकालना है तो आपको डिफरेंशियल को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि अगर आपके पास है इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ओके, तो अभी आपको सेपरेट करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इक्वल साइड है इसके एक साइड में dy होगा, चाहे ये साइड में हो या ए साइड में हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या होगा, एक साइड में dy होना चाहिए और दूसरे साइड में dx होना चाहिए। और जिस साइड में dy होगा उस साइड में y वाले टर्म्स होंगे, और जिस साइड में dx होगा उस साइड में x वाले टर्म्स होंगे, बराबर। ये इतना करना है, और एक वो करने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो जैसे कि इस इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, अभी देखो एक dy एंड dx दोनों एक साइड में, यहाँ पे dy भी और dx भी, तो dy को यहाँ यहीं पे रखेंगे, हम dx को क्या करेंगे, वो साइड में लेके जाएंगे। और हमेशा याद रखना कि जो dy एंड dx रहेगा वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, मतलब ये नीचे नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, वो हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे dy तो है ऑलरेडी इस साइड में, आपको क्या करना पड़ेगा, dx इस साइड में लेना पड़ेगा। तो ये होगा dy इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, dy जहाँ पे वहाँ पे y के टर्म्स, और जहाँ पे x dx है वहाँ पे x वाले टर्म। तो यहाँ पे ये dx है तो इसके साथ x के वहीं पे रखेंगे, हम y जो है y इस साइड में लेके आएंगे, बराबर। तो y जब इस साइड में आएगा तो क्या होगा, dy अपॉन y इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अभी जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो हमें चाहिए था वो आपको मिल गया, जैसे कि dy के साथ y के टर्म्स और dx के साथ x के टर्म्स। तो एक बार ये मिल जाता है आपको, तो आपको क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो ही आपको y मिल जाएगा ना, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, फिर बाद में जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आपको जब इंटीग्रेशन आता होगा थोड़ा बहुत, तो आपको आगे का स्टेप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको इंटीग्रेशन क्या है, 1/y इंटू डी वाई, और राइट हैंड साइड में क्या है, x इंटू डी एक्स। तो 1/y का इंटीग्रेशन होता है, अगर आपने देखा होगा जैसे मैंने उस दिन बताया था, 1/y का इंटीग्रेशन होगा log y, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, ये तो मैं 2-3 बार आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आएगा log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय log y ना, तो क्या है इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/y का log y होगा ना, तो क्या log y। देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, 1/x अगर आप विद रिस्पेक्ट टू dx निकालोगे तो log x है, log x। ओके, तो यहाँ पे y और विद रिस्पेक्ट टू y भी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, log y आएगा। ओके, log y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये एक कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, बराबर, जब इंटीग्रेशन निकालते हैं, क्योंकि ये ऐड क्यों कर देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है। तो कांस्टेंट अगर उसका रीजन भी है, प्रॉपर रीजन,
p ऐड कर देते। ये ऐड क्यों कर देते मैं बताता हूँ कि कांस्टेंट p ऐड होता है हमेशा। देखो इंटीग्रेशन जैसे एंटी डेरिवेटिव रहता है, तो जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे कि 5x+2 का डेरिवेटिव निकाला बराबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 5x+2 का डेरिवेटिव, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 5x+2, तो इसका अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव कैसे आएगा? 5x+2 का 5x का डेरिवेटिव आ जाएगा 5 और 2 का डेरिवेटिव होगा 0 बराबर, मतलब डेरिवेटिव कितना 5 होगा। और मैं दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालता हूँ, जैसे कि 5x का डेरिवेटिव निकालते सिर्फ 5x का, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सिर्फ 5x का अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 5x का डेरिवेटिव। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अपने x का डेरिवेटिव निकालेगा ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? अरे यहाँ पे ऊपर ही तो अभी निकाला ना, 5x का डेरिवेटिव कितना होता है? 5, तो इस 5x का डेरिवेटिव भी 5 होगा। तो देखो ये फंक्शन अलग है 5x+2 और ये फंक्शन अलग है सिर्फ 5x है, तो भी दोनों का डेरिवेटिव सेम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर दूँ 5x+10 भी कर दूँ तो भी इसका डेरिवेटिव 5 ही आने वाला, क्योंकि जो कांस्टेंट ऐड है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। इसलिए हमें पता नहीं चलता कि जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड था या नहीं था, बराबर ना। अगर हम इसका रिवर्स इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों का अलग आने वाला है। 5x का इंटीग्रेशन अलग आएगा, 5x+10 का इंटीग्रेशन अलग आएगा, लेकिन अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोनों का सेम आता है। तो ये कांस्टेंट वो हमें पता नहीं रहता कि किसके साथ ऐड है या किसके साथ ऐड नहीं। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इसका एक स्पेशल रीजन है, इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा, ये आपने देखा होगा 11th-12th में, तो हमेशा हम क्या करते थे? कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्योंकि आखिर इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। लेकिन हमें ओरिजिनल फंक्शन पता नहीं होगा ना, अगर कांस्टेंट ऐड नहीं किया था, अगर वहाँ पे कांस्टेंट पहले से ऐड था या नहीं था, ये हमें इससे पता चलता। तो जब यहाँ तक आपका हो जाएगा तो यहाँ तक आपको क्या करना? स्टॉप करना। तो ये होगा आपका सोल्यूशन। ओके, मतलब आपको प्रॉपर वायर के फॉर्म में भी लिखना नहीं होगा, ये यहाँ तक आपने रखा तो भी होगा। तो वेरिएबल सेपरेबल में एकदम सिंपल मेथड, आपको क्या करना होता है? फर्स्ट किसी भी इक्वेशन को dy इंटू टर्म्स ऑफ y और dx इंटू टर्म्स ऑफ x, इस फॉर्म में आपको पहले लाना है, बराबर। एक बार इस फॉर्म में आप लाओगे तो आपको क्या करना है? दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना है, और जो इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा बेसिक इंटीग्रेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता होंगे तो आपको आगे का जो स्टेप है वो आपसे हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के ज़्यादा फॉर्मूला आपको देखना नहीं, सिर्फ गिने चुने डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होते हैं, जैसे कि 1/x का इंटीग्रेशन log x, ये होता है मोस्टली यूज, या फिर x⁴n का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, x⁴n+1/n+1 ये होता है, या फिर sin x एंड cos x का होता है। sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और होगा तो होगा ज़्यादा से ज़्यादा e⁻x का। ये कुछ 5-6 फॉर्मूला है, इसके अलावा आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन मतलब कभी सॉल्व करने के लिए आता है नहीं, किसी भी इक्वेशन में आएगा तो इनके एक दूसरा आ सकता है, tan वगैरह साथ वगैरह, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा फॉर्मूला। अगर वो फॉर्मूला आपको बाहर नहीं होगी तो फिर वो स्टेप आपसे मिस हो जाएगा। तो चलो हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं इस मेथड से। जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट डाउन dy by dx y minus x into dy by dx इक्वल टू 0। ओके, ये अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और आपको क्या करना है? इसे सॉल्व करना है। तो देखो मेथड तो बहुत सारे, टोटल 6 to 7 मेथड्स है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो आपको हमेशा देखना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड में फिट हो रहा है। आप कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी मेथड से सॉल्व करने जाओगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा,
मतलब एक प्रॉपर मेथड अगर आप अप्लाई करोगे तो ही आपको इजी जाएगा। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल जो है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, इसे सेपरेट करने की कोशिश करो। तो आप सेपरेट कैसे करोगे, ये होगा y इक्वल टू, ये इस साइड में जाएगा तो होगा x इंटू डी वाई बाय टी एक्स, बराबर। तो आपको सेपरेट करना है, मतलब क्या करना है कि dy एक साइड में होगा जो न्यूमरेटर में होगा, ऊपर होगा, और dx दूसरे साइड में होगा, वो भी न्यूमरेटर में होगा। और जो दोनों वेरिएबल है x एंड y, वो टोटली क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। मतलब dy के साथ सिर्फ y जाएगा, x का टर्म कोई भी नहीं जाएगा, और dx के साथ सिर्फ x वाले टर्म जाएगा, वहां पे भी y कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम और क्या कर सकते हैं, dy तो यहाँ पे है ऑलरेडी, ये ऊपर है dy। अभी dx को सेपरेट करना पड़ेगा, तो dx हम इस साइड में लेके आएंगे। तो टोटली कैसे होगा ये, dx इंटू वाई, या फिर y इंटू डी एक्स लिखता हूँ, y इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, फिर भी ये अभी तक वेरिएबल सेपरेबल हुआ नहीं, क्योंकि dy के साथ x आ रहा है और dx के साथ y। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x को इस साइड लेके जाना पड़ेगा और y को इस साइड लेके जाना पड़ेगा। तो जब y इस साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे x भी क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, तो वो भी इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों जाएंगे तो कैसे होगा, dx यहाँ पे होगा dx बाय x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय y। अभी ये प्रॉपर क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में होगा। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा उससे इंटीग्रेट करो, बराबर। जब भी हम डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इसे इंटीग्रेशन करने के बाद दोनों साइड में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे होगा और ये। तो बोलो, जैसे कि अभी मैंने जस्ट कुछ सेकंड पहले आपको बताया था, इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो इंटीग्रेशन log x इक्वल टू log, ओके, एक सेकेंड। तो ये फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है, वो क्या होगा, log x, जैसे कि मैंने बोला 1/x का इंटीग्रेशन आता है log x, तो ये होगा log x इक्वल टू log y। और अभी देखो प्लस हम c तो ऐड कर देते हैं, log x प्लस log y c। यहाँ तक आपने इक्वेशन मतलब रख दिया तो भी आपका प्रॉपर इक्वेशन मतलब सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर आपको और बेटर तरीके से अगर आपको उस इक्वेशन को लिखना है तो हम क्या करते हैं, अभी दोनों साइड में log आया ना, तो जो c जो है, c हमारा एक कांस्टेंट है, बराबर। ये जो c है, ये c हमारा कांस्टेंट है। तो कौन सा कांस्टेंट है वो तो हमें पता नहीं, मतलब वहाँ पे 5 है, 7 है, 10 है, 1000 है, क्या है, अननोन कांस्टेंट है, एक अननोन कांस्टेंट है। तो इस c की जगह में दूसरा log c जो है ये रिप्लेस कर सकता है log, क्योंकि log c भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू हमें पता नहीं प्रॉपर, तो इसकी वैल्यू भी हमें पता नहीं प्रॉपर, तो इसके अलावा मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ, बराबर। तो क्यों कर रहा हूँ मैं रिप्लेस, क्योंकि मुझे दोनों साइड में log जो है कैंसिल हो जाएगा, मतलब थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ये वैलिड है जब हम c को log c से रिप्लेस करेंगे, तो क्योंकि दोनों के अननोन कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे मान लो कि c इक्वल टू c की जगह 5 रहता, तो हम ऐसे नहीं रिप्लेस करते थे, log 5 नहीं रिप्लेस करते थे, क्योंकि log 5 का वैल्यू जो अलग आएगा 5 से। लेकिन यहाँ पे c जो है अननोन है, मुझे पता ही नहीं है, तो जैसे जो भी c होगा उस हिसाब से मैं उसे मर्ज कर लूंगा log c में। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, c की जगह log c। देखो नहीं आपने किया, यहाँ तक सॉल्यूशन रख दिया तो भी आपका ओके, लेकिन मैं जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन और बेटर होने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप log c कर सकते हैं। और जब log c आप करोगे तो आपको log a एंड log b का फॉर्मूला पता होगा, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी, बराबर। ये फॉर्मूला भी आपने कभी तो पढ़ा होगा 11-12 में, log a प्लस log b इक्वल टू log a इंटू बी। तो यहाँ पे जो है log y प्लस log c क्या हो जाएगा, log ऑफ y इंटू, बराबर ना। अभी क्या हो जाएगा, दोनों साइड में log log, तो ये कैंसिल करने के पर्पज से मैंने वो उसको एडजस्ट कर दिया। नॉट नेसेसरी आपको करना ही ऐसे नहीं, मैंने बोला यहाँ तक आपका सॉल्यूशन ओके था, लेकिन इससे क्या होता है सॉल्यूशन और बेटर तरीके से दिखता है, log c, बराबर। तो ये log c अगर कैंसिल log कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x इक्वल टू y इंटू सी, मतलब एट द एंड y आपको क्या हो जाएगा, x अपॉन c। सो दिस इज योर सॉल्यूशन, ओके, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
बहुत ही इजी मेथड है, जस्ट आपको कुछ इंटीग्रेशन अगर आपको पता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बाकी कुछ है नहीं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। cos x, देखो अभी सिर्फ cos ऐड हो गया, cos x इंटू cos y, इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। dy इक्वल टू माइनस साइन x इंटू साइन y इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। इसे कैसे कर सकते हैं आप पहले सोचो, फिर नहीं अगर आपसे होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ मुझे बताओ कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। अभी पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ये पूरा जो माइनस है उसके ये साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू ये वाला हो जाएगा बराबर, इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स। अभी डी वाई एंड जो डी एक्स है दोनों न्यूमरेटर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिर्फ ये चेंज करना होगा कि डी वाई के साथ वाई वाले लेके आएंगे और डी एक्स के साथ एक्स वाले। तो इस कॉस एक्स को हमें यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और इस साइन वाई को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे साइन वाई यहाँ पे आएंगे तो कॉस वाई अपॉन हो जाएगा साइन वाई, ओके ना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, कॉस एक्स भी मल्टीप्लीकेशन में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा कॉस एक्स, बस। अभी जो दोनों था वो सेपरेबल फॉर्म में हो गए। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन में आपका प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पे एक जगह कॉट वाई आएगा और एक जगह टैन वाई आएगा। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला मतलब उस फॉर्मूला से ना डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑलमोस्ट 60% प्रॉब्लम उसी फॉर्मूले से सॉल्व होते। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं कुछ गिने चुने फॉर्मूले वही आपको याद रखना। तो वो फॉर्मूला पहले आप बाय कर लो या फिर अडॉप्ट कर लो, मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको थोड़ा पॉज करके मैं पहले फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दूं। फॉर्मूला कोई नया नहीं, आपको हो चुका है फॉर्मूला, सिर्फ आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे पता है। फॉर्मूला देखो कैसे, ऐसे फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस सी हमेशा आता है जहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन लेते हो, जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा। इंडेफिनिट का मतलब समझते हो, इंडेफिनिट मतलब यहाँ पे जब लिमिट नहीं दिए होते ना तो उसे इंडेफिनिट बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिमिट दिए हुए 2, 3 तो ये डेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा। और डेफिनिट इंटीग्रल में सी कभी भी आता नहीं, बराबर। ये जब कभी आता है जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये फॉर्मूला ये ऑलरेडी आपका हो चुका है 11th-12th में क्योंकि ये फॉर्मूला के अलावा आपका इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। ये फॉर्मूला क्या बोलता है, देखो जब भी न्यूमरेटर में जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे जो फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव के जैसा कुछ टर्म भी हो तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, और एडजस्ट करने के बाद उस फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी हो, जैसे कि देखो इंटीग्रेशन में यहाँ पे अगर ऐसे लिख दूंगा इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि जो यहाँ पे फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, बराबर। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको देखो अभी इस फॉर्मूला से भी अगर आप नहीं करोगे ना तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे मैन्युअली निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। देखो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आता है या नहीं आता है, देखते हैं। इसका अगर इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो क्या होगा, ये x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2/x dx हो जाएगा, बराबर। तो 2 कांस्टेंट है, 2 को मैं टेम्पररी बाहर में रखूंगा तो क्या होगा 1/x dx हो जाएगा। और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, log ऑफ x, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी,
और अभी आप बोलोगे तो वो तो log x स्क्वायर आया था, तो ये रूल भी आपको पता होगा, a इंटू लॉग एक्स होगा तो उसे हम कैसे लिखते हैं, log ऑफ x रेस टू a लिखते हैं बराबर, या फिर ऐसे होगा तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ये सब लॉग के रिजल्ट है। आप लॉग के अगर कुछ रिजल्ट्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि log a प्लस बी क्या होता है, log a इंटू बी क्या होता है, log a माइनस बी क्या होता है। और ये भी जो एक रूल है, मतलब कोई कांस्टेंट अगर log को मल्टीप्लाई तो उसको हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपको वापस वो मिल गया log x स्क्वायर प्लस सी। तो आप कैसे भी निकालो, लेकिन जो कन्वीनियंट रहेगा आपको, जो अच्छा रहेगा उससे आप निकाल सकते हैं। तो अभी वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन क्या है आपके पास, एफ ऑफ एक्स। अभी y के टर्म्स में तो हम एफ ऑफ वाई लिखेंगे। एफ ऑफ वाई क्या है, साइन वाई, और साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस वाई, बराबर ना। तो एफ डैश ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई, इसका डेरिवेटिव। मतलब ये इसी फॉर्म में हो गया, एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ वाई, बराबर ना। जब एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो फिर हम उसे कैसे लिख सकते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन देते हो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो अभी इस फॉर्म में हो गया एफ डैश ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये पूरे टर्म का क्या आएगा इसका आंसर। अरे ये अभी तो बताया ना मैंने, अगर एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स रहेगा डी एक्स, तो क्या होगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवाज तो क्लियर आ रही है ना। बोलो क्या होगा। अरे ये फॉर्मूला आपको सामने दिया मैंने कि एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहेगा, तो हम कैसे लिखते हैं उसे, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैंने बताया ना आपको कि कॉस वाई एंड साइन वाई किस फॉर्म में है, एक डेरिवेटिव के फॉर्म में। यहाँ पे एफ ऑफ वाई क्या आपका, एफ ऑफ वाई है साइन वाई, और अपॉन क्या है, कॉस वाई। तो कॉस वाई क्या, साइन वाई का डेरिवेटिव होता है, तो एफ डैश ऑफ वाई के फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा। मेरा आवाज आपको आ रहा है ना क्लियर, क्या आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, लॉग ऑफ साइन वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ वाई क्या है आपका साइन वाई है, और एफ डैश ऑफ वाई क्या है, कॉस वाई। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या है, कॉस एक्स एंड साइन एक्स है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ साइन एक्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो साइन है माइनस साइन उसे हम एडजस्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं हम, इसे हम माइनस साइन देंगे, तो सिर्फ माइनस साइन देके होगा नहीं, क्योंकि अगर हम माइनस साइन चेंज दे रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा माइनस साइन डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ पे ये माइनस साइन छोड़ के, तो ये इस किस फॉर्म में बनेगा, cos x मतलब f ऑफ x, और ये अपॉन में क्या है, माइनस साइन x मतलब उसका डेरिवेटिव। तो वो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग ऑफ, तो और एक माइनस साइन आपके बाहर है, तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी। ओके, इस फॉर्म में हो जाएगा। अब भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट, ये इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब लॉग ऑफ साइन वाई प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस, इस सी को मैं लिख सकता हूँ लॉग सी,
तो ये हो जाएगा log c। फिर ये log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log sin y इंटू cos x, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा log c। अभी log दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं log log, तो आपको क्या मिल जाएगा sin x सॉरी sin y इंटू cos x इक्वल टू c। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझा कि नहीं समझा ये? ठीक है, एक नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। dy by dx इक्वल टू x इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। इसे ट्राई कीजिए, पहले सेपरेबल करो उसके बाद इंटीग्रेशन करो। इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, dx को राइट हैंड साइड, तो ये होगा dy इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस 1 dx। उसके बाद लेकिन y को आप लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो y तो मल्टीप्लिकेशन में dx के साथ, बराबर, वो सेपरेट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में मतलब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन में, अब अगर इन टर्म्स को आप सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी एक्स। अभी किस y को आप लेना चाहते हो? अब ऐसे इस y को यहाँ पे जो एडिशन में, तो एडिशन में होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो डिवाइड नहीं होगा, पर ना ये सारे टर्म्स अगर नहीं होते, कोई भी सिर्फ एक ही टर्म होता तो आप डिवाइड कर सकते थे क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। लेकिन अभी एक सेपरेट टर्म बन गई ना, तो वो यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और वैसे भी अब दोनों माइनस करने जाओगे तो y सिर्फ अलग लेके नहीं जाओगे, आप dx भी साथ में जाएगा, बराबर ना। ये आपको बेसिक तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो हम रिवर्स करते हैं एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये साइड वो साइड, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। किसी भी टर्म का अगर आप इस साइड में लेके जाओगे तो वो माइनस में जाएगा, डिवाइड नहीं हो जाएगा। डिवाइड कब होता है? जब पूरी टर्म मल्टीप्लिकेशन होती है, मतलब ये पूरी टर्म अगर आप लेके जाओगे तो फिर ये डिवाइड यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन के टर्म है। लेकिन ये अलग अलग टर्म आप नहीं लेके जा सकते, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये नॉर्मली जैसे हमने सॉल्व किया है उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक जो एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट आपको ऐसा करना पड़ेगा कि वो एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आपको टर्म्स मिलने चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते हैं एडजस्टमेंट, यहाँ पे क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स फिलहाल हम यहीं पे रख देते हैं। इस साइड में हम ना कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन आएगा x, और जब कॉमन x आएगा तो क्या बचेगा y प्लस 1, बराबर ना। इसमें से x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा y प्लस 1। सिमिलरली प्लस ये तो यह y प्लस 1 होगा। अभी हम और क्या कर सकते हैं, दोनों टर्म में से y प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, y प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x और यहाँ से 1, x प्लस 1। अभी जो टर्म है पूरे क्या हो गए, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो गए, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हम कहीं पे भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपके पास इजी होगा। अभी नेक्स्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से आगे आप कर सकते हैं, क्योंकि y के जो पूरे टर्म्स है वो एक अलग
टर्म हो गया और x की पूरी अलग हो गई, तो ये पूरा ये साइड डिवाइड कर सकते हैं और वो साइड में डिवाइड कर सकते हैं। अभी बताओ आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अभी जो मेन प्रॉब्लम था वो तो मैंने सॉल्व करके दिया, इससे कॉमन निकालोगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया यहीं पे। बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बोलो जल्दी, 2-4 मिनट बचे। dy इक्वल टू dx को से पहले सेपरेट कर देना, dx इस साइड में जाएगा, ये होगा y+1, यहाँ पे होगा x+1। अभी हमें करना क्या है, y dy के साथ y वाले टर्म्स तो इसे लेके आते हैं ना इस साइड में, तो ये होगा dy अपॉन y+1 इक्वल टू ये होगा x+1 इंटू dx। हो गया सेपरेबल फॉर्म में। अभी करना होगा आपको इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दो। और इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, 1 अपॉन कोई भी टर्म हो तो उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग इंटू वो टर्म। तो यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ y+1। और इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा सेपरेट। x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और आपको प्लस क्या करना है c ऐड कर देना है। हो गया आपका सॉल्यूशन ये खत्म। ठीक है, इसके प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में सेम मेथड के प्रॉब्लम देखेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा कैसे मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम प्रॉब्लम देखेंगे। चलो थैंक यू।